आज हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 11 का यूनिट 8 चैप्टर है। ये जो है हम नीट के बेसिस पे भी डिस्कस करेंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसे हम शॉर्ट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊंगा 15 मिनट्स की, जिससे आपको एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी रिवाइज हो सके। और कुछ टॉपिक्स जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं और टॉपिक्स हैं जो छूट जाते हैं बच्चों को, उन्हें भी मैं एनसीईआरटी के थ्रू पूरी लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? कार्बन केमिस्ट्री इसलिए बोलते हैं कि कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो बहुत सारी लंबी चेन्स बना सकता है, इतनी लंबी चेन्स की इनफाइनाइट नंबर की चेन्स बना सकता है। और कोई भी एटम पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता होगा, लेकिन उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी नहीं है। कार्बन जो है अपने आप से मिलकर भी बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है, और साथ में ये हाइड्रोजन के संग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, इनके साथ भी मिलकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। तो कार्बन केमिस्ट्री को जब हम अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच की तरफ पढ़ते हैं उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसके जनरल इंट्रोडक्शन में बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे जो है वाइटल होते हैं सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जितने लोग भी हम रह रहे हैं, तो अगर एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दूं तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो दो तरीके के कंपाउंड से बनी है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अगर हमें बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आइडेंटिफाई करना है या ढूंढना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कौन से इनऑर्गेनिक हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, ह्यूमन डेड बॉडी को जब हम जलाते हैं तो जलाने की वजह से क्या होता है कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मैटर होता है जलाने में वो CO2 और वाटर में ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और CO2 गैस की फॉर्म में जितना भी जो राख बचती है डेड बॉडी के बाद वो हमारी इनऑर्गेनिक मटेरियल से कंसिस्ट होती है। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये हमारे जितने भी जेनेटिक मटेरियल है जैसे DNA है, RNA है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड से बने होते हैं, ये भी हमारे जो है वो एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने होते हैं। जैसे प्रोटीन सल्फर रिच होती है, ठीक है, DNA में जैसे स्पेंटोस शुगर होती है, तो ये सारे जो है कार्बन के कंपाउंड से बने होते हैं। प्रोटीन्स का अगर आपने चैप्टर 11 बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि बीच में सेंटर में कार्बन होता है, उससे एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक कोई R ग्रुप जुड़ा होता है जो कि वेरिएबल होता है, एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। जो ट्राइनिक फॉर्म वगैरह दिखाते हैं, फिलहाल अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1780 में क्या हुआ था इसमें कि केमिस्ट थे जो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, जो मतलब ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है मिनरल सोर्सेस से बनते हैं। मतलब उन्हें लगता था 1780 में एक बहुत सारे केमिस्ट को ये लगता था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल जो है वो लाइफ सोर्सेस से मिलते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लाइफ सोर्सेस से नहीं मिल सकते। पर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम बर्जेलस था, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है एक वाइटल फोर्स के थ्रू बनते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी, बर्जेलस की थ्योरी जो है फिर कुछ समय बाद डिस्कार्ड कर दी गई जब एक साइंटिस्ट आए एफ वूलर। वो 1828 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया होता है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनियम साइनेट से बनता है। अमीनियम साइनेट पर जब हम हीट करते हैं तो वहाँ पर एक कंपाउंड बनता है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि एसिटिक एसिड का सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन से होता है, तो कोलवेज रिएक्शन से होता है। अच्छा, मीथेन गैस का नाम किसने रखा, तो बर्किलॉट ने रखा। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज इट इज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से कि मीथेन किसने डिस्कवर किया था, तो बर्किलॉट आ सकता है। एसिटिक एसिड की सिंथेसिस तो कोलवेज ने की थी, तो इस तरीके से। और ये सारे कंपाउंड्स किससे बने, तो ये सारे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने थे। अब अगर हमने देखो नीट में क्वेश्चन पूछा जाए तो नीट में ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकता है कि आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड का नाम, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना है। तो उसमें क्या करेगा, आपके पास चार ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक यूरिया दे देगा, एक एसिटिक एसिड दे देगा और एक मीथेन दे देगा। ये तीन ऑप्शन आपने पढ़ रखे कि तीनों ही है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक सोर्सेस से लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। और चौथा कोई ऐसा दे देगा जो आपको नहीं पता होगा, तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट याद रखना है कि यूरिया हो गया और आपका दूसरा जो है वो आपका एसिटिक एसिड हो गया और तीसरा जो है वो आपका मीथेन हो गया, मीथेन गैस। ये तीनों ही जो है वो आपके किससे बनते हैं, ये तीनों ही आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं और लैबोरेटरी में इन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है। अब जो चौथा आएगा वो आपके लिए क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो गलत होगा, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक सोर्सेस से नहीं बन सकता। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एंड शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो सबने पढ़ी रखी होंगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले सबसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम इसे 9, 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो 2,4 हो जाएगा। अगर हम 11th क्लास की डिस्कस करें तो इसका फॉर्मूला है 2s2 और 2p2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4। तो इसका मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बन की आउटर मोस्ट शेल यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। और ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। देखो आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी एटम को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसे कितने बॉन्ड्स बनाने होंगे, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने हैं उससे ज़्यादा। मतलब अगर उसके पास 4 हैं तो 4 उसे और चाहिए होंगे ताकि वो 8 कंप्लीट कर सके इलेक्ट्रॉन काउंट को। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस 5। अब 5 है तो अगर उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3। यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 3 की। तो ये कैसा हो गया, ट्राई वैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पर कार्बन के पास 4 है तो और कितनी नीड है, 4 की, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड है ताकि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करे। अगर अच्छा कोई भी एटम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो नेचर में क्या हो सके, स्टेबल हो सके, ठीक है। इसके बाद हम लोग को शेप्स की बात कर लेते हैं। तो शेप्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो शेप को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जब हम कंबाइन करते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, शेप निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि किसी में अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है, sp। अगर किसी में 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2। अगर किसी में 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। अब यहाँ पर अगर इनकी शेप्स की बात करें तो या स्ट्रक्चर्स की बात करें, मेनली हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स में फिर फर्दर वेरिएशन होकर शेप बनती है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर जो शेप होती है वो कौन सी होती है, लीनियर। 3 सिग्मा बॉन्ड से जो शेप बनती है sp2 से वो कौन सी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम तीसरी शेप की बात करें तो sp3 से यहाँ पर बनता है टेट्राहेड्रल। अब इनके कुछ बॉन्ड एंगल्स होते हैं। अगर आप लीनियर को देखोगे तो लीनियर कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमेशा कितना बॉन्ड एंगल बनेगा, 180 डिग्री। अगर हम 3 सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर जो है इस तरीके का कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आए तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा और 120 डिग्री का एंगल बनेगा। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है। यहाँ पर हमेशा जो बॉन्ड एंगल बनता है 109 डिग्री कितने मिनट का बनता है, 28 मिनट्स का बनता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ें तो यहाँ पर देखो लिखा है नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को किसी भी कंपाउंड के समझ लेते हैं तो वो हमें प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प करता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उनका मॉलिकुलर रेट, उनका सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें जो है वो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर से ही उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे जो है वो निकाल सकते हैं इजीली, सिर्फ स्ट्रक्चर अगर हमें पता हो। ठीक है, इसके आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो लिखा है एज यू ऑलरेडी नो दैट टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन। टेट्रा वैलेंस का मतलब है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे ऑपरेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, टेट्रावैलेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेता है। अब देखो इसमें लिखा है कि यू ऑलरेडी नो दैट टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हमेशा शेयरिंग होती है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा, किससे बनाया जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। अब वाइट आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। एस और पी ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp होगा, 3 होंगे तो sp2 होगा, 4 सिग्मा होंगे तो sp3। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ, अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है किसी भी 2 एलिमेंट्स के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें हमेशा याद रखेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अच्छा, अगर हम दूसरी चीज़ देखें, अगर कहीं पर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो इसका मतलब होगा वहाँ पर एक हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 वहाँ पर क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये बेसिक सी चीज़ कुछ याद रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं इट मे बी रिकॉल्ड दैट फॉर्मेशन एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि मीथेन है, इथीन है, इथाइन है, आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ sp2, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम इन रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। जैसे कि देखो, अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊँ तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है CH4, तो CH4 में अगर स्ट्रक्चर्स बनाए, अगर नॉर्मली देखें तो C और H के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं टोटल, C और H के 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं और जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो कितने बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी बॉस, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसका मतलब इसकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। अगर शेप टेट्राहेड्रल तो एंगल कैसा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, यानी कि इस तरीके का कुछ एंगल बनेगा। यहाँ C होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा और यहाँ H होगा। अब अगर हम लोग C2H4 की बात करें इसी तरीके से तो C2H4 जो है वो एक तरीके का इथीन मॉलिक्यूल है। अब इथीन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा H। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड्स की बात करें तो देखो मैंने क्या बताया, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो वहाँ पर एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से हम यहाँ पर सिर्फ इसी को कंसिडर करेंगे एक मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा एक एलिमेंट की होती है। तो अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 सिग्मा से क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 क्या होगा, sp2। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम इसकी देखेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें जो एक बॉन्ड जो है वो हम काउंट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो किसमें जा रहा है, पाई बॉन्ड में जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाकी C2H2 अगर हम देखेंगे तो C2H2 में क्या हो जाएगा, एक मिनट, C2H2 में इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते, हम पर्टिकुलर एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। जैसा कि मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा और एक सिग्मा मिलकर 2 सिग्मा होगा, 2 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp। तो यहाँ पर sp और इधर भी निकालोगे तो भी क्या निकलेगी, sp। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इथाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई और इथीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बस इस पैरा को जो है मैं एक सिंपल सी चीज़ में समझा दे रहा हूँ, एक पूरे पॉइंट को इतने बड़े में नहीं समझा रहा, मैं एक छोटी सी बात में समझा दे रहा हूँ ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाए। हमेशा याद रखना, जब भी s% कैरेक्टर ज़्यादा होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। देखो इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखो एक सिंपल सी लाइन लिखी होगी कि जितनी ज़्यादा, देखो लिखा था ग्रेटर दी एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो जितना ज़्यादा s% कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी और उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, जो लेंथ है बॉन्ड बिटवीन, जैसे कार्बन 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 हाइड्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कैसी है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है जो बॉन्ड बने हैं मॉलिक्यूल के बीच में उन्हें तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगाई जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि s% क्या चीज़ है। तो देखो s% का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटे से उसमें समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो बॉन्ड s% का मतलब क्या होता है। देखो s% का मतलब सिंपल सा होता है, अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो इसमें 2 ब्रेक में कर लेना, एक s में और एक p में तोड़ लेना। तो इसमें जो s है वो 50% हो जाएगा और तुम्हारा जो p है वो कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, और टोटल मिलाओगे तो कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%। अब अगर sp से थोड़ा हम लोग आगे बात करें, कहाँ गया sp, हाँ, अगर हम sp से थोड़ा ज़्यादा बात करें तो sp के बाद आता है sp2। अब sp2 को अगर हम ब्रेक करें तो s में हो जाएगा और p के कितने हो जाएंगे 2, तो s का कितना हो जाएगा, p का कितना हो जाएगा। तो अगर 100 में से देखें तो ये हो जाएगा 33.33% और ये कितना हो जाएगा 66.67%। टोटल करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। sp3 में देखें तो sp3 की बात करें तो उसमें s% कितना होगा और p% कितना होगा। ठीक है, तो s% यहाँ पर हो जाएगा 25% और यहाँ पर p कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, तो देखो सब में इसमें sp3 में सारा 25%, sp2 में 33.3% और sp में कितना आ रहा है 50%। अब ये बेसिक सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा इधर समझें, एक मिनट, तो अब आपको s% समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं जिससे आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या होते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन एक छोटा सा हम कर लेते हैं सॉल्व, जिससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमने मान लिया कि एक मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है, और एक है आपका C2H4 और एक है आपका C2H2। अभी आपने पढ़े थे कि CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, ठीक है, C2H4 को इथीन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी आप लोगों को बताओ, याद करके नीचे कमेंट में बताना क्या होता है। और C2H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन। इसका भी सेकंड नेम कमेंट करके बताना कि क्या होता है। अगर हम लोग CH4 की बात करें तो हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी कुछ ही देर पहले निकाली थी, कितनी होती है sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp। अब अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन ये होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा s% कैरेक्टर इसका होता है, उससे कम s% कैरेक्टर इसका होता है और सबसे कम s% कैरेक्टर सबसे कम इसमें होगा। तो अगर हम लोग देखो बोला जाए कि अगर हमें ये बोला जाए कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का, देखो अगर हम s% कैरेक्टर, अगर हमसे बोला जाए कि आप s% का कैरेक्टर लगाओ,
ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा S% किसका करेक्टर होगा, sp का, फिर उससे कम किसका होगा sp2 का, और फिर उससे कम किसका होगा sp3 का। तो देखो जो S% का करेक्टर होगा वही किसका करेक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा वही जो ऑर्डर है वो किसका होगा, बॉन्ड एंथैल्पी का। अब देखो एक छोटी सी बात ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो खुद दिमाग लगाओ कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि सिंगल बॉन्ड को। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सबसे कम लगेगी, यहाँ बॉन्ड एनर्जी उससे ज़्यादा लगेगी, और यहाँ बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी। लेकिन यही अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाए तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इन सबका इन्वर्स ऑर्डर हो जाएगा। मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, sp3 सबसे आगे हो जाएगा, sp2 उससे कम हो जाएगा, और sp उससे कम हो जाएगा। देखो अगर हमें ऑर्डर लगाने की बात की जाए, अगर हम इसका ऑर्डर लगाएं S% करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एनर्जी का, तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, सबसे पहले आएगा C2H2। इसकी S% भी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में तोड़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसके बाद आएगा C2H4 और सबसे लास्ट में आएगा CH4। अब यहीं अगर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पूछ देता तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जस्ट क्या हो जाता, इसका उल्टा, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा दूर तक फैल सकता है, डबल बॉन्ड कम फैलेगा, और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही कम फैलेगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा CH4, फिर हो जाएगा C2H4 और फिर हो जाएगा C2H2। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पूरे पैराग्राफ को आपको एक लाइन याद रखनी है कि S% जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी लगानी पड़े वो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड में सबसे कम, सिंगल बॉन्ड में सबसे कम। और बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसमें होगी, ट्रिपल बॉन्ड में, उससे कम उससे ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड में, सबसे ज़्यादा किसमें होगी, सबसे ज़्यादा होगी आपकी सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, बाकी ये लाइन आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड। थैंक यू।